आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इसमें आप सुनेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में भारत विकास डायरी की विशेष श्रृंखला में हम एक एक कर सभी सीटों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लोकसभा सीट फतेहपुर पर खास पेशकश। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का। यूपी का फतेहपुर जिला एक ऐसा जिला है जो गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ है। इसे दोआबा की धरती के रूप में जाना जाता है। यहाँ के मतदाताओं ने सांसद के रूप में वर्ष 1989 में बीपी सिंह को चुना था और वह देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। फतेहपुर, बिंदकी, जहानाबाद, अयासा, खागा और हुसैनगंज आती है। जिले की वर्तमान जनसंख्या 30,45,644 है। अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 19,31,895 कुल मतदाता है। इसमें 10,37,302 पुरुष मतदाता और 8,94,504 महिला मतदाता और 89 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 2024 चुनाव के लिए 2143 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें जाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संसदीय क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस काबिज रही। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हरिकिशन शास्त्री यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। वर्ष 1989 के बाद यहाँ सपा और बसपा में लड़ाई होती रही। भाजपा को राम लहर में 1993 के बाद 2014 और 2019 में यहाँ जीत हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति बसपा प्रत्याशी अफजल सिद्दीकी को 1,87,206 वोटों से हराकर पहली बार सांसद बनी। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया और वह दोबारा बसपा और सपा गठबंधन प्रत्याशी को 1,98,205 वोटों से हराकर सांसद बनी। वर्तमान में वह ग्रामीण विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री है। 2019 लोकसभा चुनाव के मतदान में कुल 57% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 54.24% मत मिले थे। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं कि जिले में 1,27,000 गरीबों को मकान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही 1.5 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। मूलभूत सुविधाओं के कारण यह जनपद पूरे देश में 5वें स्थान पर आया है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिले में 1,27,000 के ऊपर गरीबों को मकान दिए गए हैं। इस जिले में 1,40,45,000 के लगभग स्वयं सहायता समूह से हमारी दीदियां जुड़ी हैं। वो जुड़ी अकेले नहीं हैं, बैंक सखी का काम कर रही हैं, विद्युत सखी का काम कर रही हैं, पशु सखी बन के काम कर रही है, कृषि सखी बन के काम कर रही है। मोदी सरकार ने जमीन से लेकर के कैसे उनको उठाया जा सकता है और ये जनपद पूरे देश में यूं ही 5वें स्थान पर नहीं आया है। तो ये सारी मूलभूत सुविधाओं के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए जहां जल जीवन मिशन योजना लागू की, वहीं हमारे जिले में 2019 के पहले लगभग 84 पानी की टंकी बनी थी। इस समय हर गांव में कहीं बन चुकी हैं, कहीं जमीन चयनित हो चुकी है, कहीं पाइपलाइन से पानी भी सप्लाई शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है इन 10 वर्षों में सरकार ने हर सेक्टर में काम किया है। सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं कि फतेहपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज मिला है। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय विद्यालय भी बना है। साथ ही लंबे समय से उठाई जा रही सीवर लाइन की मांग के लिए बजट मिल गया है और सीवर लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। फतेहपुर मुख्य रूप से यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। केंद्र और प्रदेश की सरकार के सहयोग से सबसे बड़ी उपलब्धि जिले को मेडिकल कॉलेज के रूप में, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे भी, ओपीडी शुरू होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के बाद यदि मैं देखूं तो केंद्रीय विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए। केंद्रीय विद्यालय भी बना। इस जिले में एक बहुत वर्षों की लंबित मांग सीवर लाइन की। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस सबसे बड़ी परियोजना जिसका 700 करोड़ पैसा आया है, ये बहुत बड़ी रकम होती है एक जनपद के लिए। सीवर लाइन बनेगी और नगर के लोगों का उससे निजात मिलेगा जो जल भराव था। सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं कि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों को बड़ी संख्या में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में काफी सड़कों का निर्माण हुआ है। उसी का नतीजा है कि पहले फतेहपुर से कानपुर तक जाने में जहाँ 2 घंटा लगते थे, अब वह 45 मिनट में कानपुर पहुँच जाते हैं। जनपद में हर घर गैस पहुंचाना, वहीं गांवों में
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग किसी भी गांव में आप जाएंगे तो गैस चूल्हा जरूर मिलेगा। ऐसे ही 10 सालों में जनता का जो मुझे प्यार मिला, स्नेह मिला, मेरा दायित्व बनता था इस जनपद के लिए काम करने के लिए। आप देख रहे हैं कि सड़कें भी चौड़ी चौड़ी बनी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो। आप एनएच को देख लीजिए, कानपुर जाने में पहले 2 घंटे लगते होंगे फतेहपुर से, और ज्यादा ही लग जाता होगा। आज आप आधे पौन घंटे में कानपुर में जाके खड़े हो जाते हैं। इन 10 सालों में हर सेक्टर में काम हुआ है और मैं आभारी हूँ फतेहपुर की जनता की कि मुझे 2014 में जो वोट दिया था उससे बढ़ा करके 2019 में जनता ने वोट दिया था। तो मैं अपने परिवार के लोगों को, फतेहपुर के नगरवासियों को, जिले के नगरवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन भी करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ। मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा बताते हैं कि जनपद का पोलिंग परसेंट पिछले चुनाव में 60% से नीचे रहा है। ऐसे में जिन बूथों पर मतदान प्रतिशत लगातार कम रहा है वहां पर खास तौर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाने और 100% मतदान के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। हमारे जनपद में जो 23 जनवरी 2024 को ड्राफ्ट एप्लीकेशन हुआ था उसके मुताबिक 19,35,000 हमारे यहाँ कुल मतदाता है, जिनमें 10,38,000 हमारे पुरुष मतदाता हैं और 8,97,000 हमारे यहाँ महिला मतदाता है। हमारे यहाँ कुल 2143 बूथ है और 1403 हमारे यहाँ पोलिंग सेंटर है, जिन पे जो एवरेज हमारा आता है वो 903 मतदाता का आता है। पिछले कई सालों में देखा गया है, भले 2017 हो या 22 हो, हमारे यहाँ 19 हो, इन सब के या 2014 हो, जनपद का जो पोलिंग परसेंटेज है, जो मतदान का प्रतिशत है, वो 60% के नीचे रहा है। इस बार हमारी पूरी कोशिश है, हमने प्रत्येक इंडिविजुअल पोलिंग स्टेशन वाइज ये डेटा कलेक्ट किया है कि कहाँ पे कितना मतदान विगत वर्षों में हुआ था और उसके कारण क्या थे कम रहने के, और कैसे हम उसको बढ़ा के 80 बार का या 100% मतदान के जो लक्ष्य है आयोग की तरफ से जो दिया गया है उसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस संबंध में हमारे विभिन्न स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से एवं जन जागरूकता रैलियों के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और हमारे सभी जनपदवासियों से अपील है कि मतदान के दिन पहले मतदान फिर जलपान, और लोकतंत्र में अपनी भूमिका अवश्य निभाएं। लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीणा कहते हैं कि जनपद में मेडिकल कॉलेज का 90% काम पूरा हो चुका है। 1 साल में यहाँ पीसी की सीटें भी आ जाएंगी। इसके साथ ही हाईवे समेत क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग के निर्देश में कई काम किए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य हुआ है वो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जिसका 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो गया है। आगामी 1 साल में हमारे यहाँ पे पीजी की सीट्स आ जाएगी और जो यहाँ के बच्चे हैं उनका पहला जो कोर्स है हमारा डिप्लोमा धारक वाला वो ग्रेजुएट हो जाएगा। इसके अलावा जनपद में कई हमारे यहाँ एनएच के काम हुए हैं, कई सड़कें बनी हैं, कई नई सड़कों की सौगात मिली है, कई हमारे विभाग को हाईटेक नर्सरियाँ मिली है, क्लस्टर बनाए हैं। इसके अलावा अधिकाधिक हमारा इस चीज़ पे विशेष फोकस रहेगा कि हाँ इस जनपद को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी से बाहर ले जाके बहुत अच्छा बना सके। नीति आयोग के निर्देशन में और उनके सहयोग से इस जनपद में कार्य किए गए हैं, जैसे प्लेनेटोरियम का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, प्रेक्षागृह का। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जनपद के किसानों के लिए एक सॉइल हेल्थ की जो टेस्टिंग लैब है उसकी भी स्थापना यहाँ पे होने जा रही है। अभी कुछ और प्रोजेक्ट इसमें लिए गए हैं और जल्दी वो नीति आयोग से जैसे अप्रूव हो जाते हैं जनपद के सभी जनवासियों को वो सुपुर्द किए जाएंगे और उनकी सौगात उन्हें दी जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी राम स्वरूप कहते हैं कि पहले कच्चा मकान होने के चलते बारिश में काफी मुसीबत होती थी, आवास मिलने से काफी सहूलियत मिली है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। पहले पानी बरसता था तो भीगते थे, छाता लगाते थे, कहीं बरसाती डालते थे, कहीं ऊपर चढ़ते थे, इस तरह से परेशान रहते थे। रात में दिन में भी परेशान रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे, काम करने जाते तो चिंता घर की बनी रहती थी। जब से आवास मिल गया तब से हमारी जिंदगी सुकून से कट रही है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम। राजनीतिक रूप में अहमियत रखने के साथ ही फतेहपुर अपने बावनी, इमली और ओम घाट 2 प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। गंगा और यमुना के तट पर स्थित फतेहपुर का अर्थ पौराणिक साहित्य में किया गया था। यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, जहाँ महर्षि भृगु ने तपस्या की थी। भारत विकास डायरी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव। भारत विकास डायरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश की खास प्रस्तुति। आज की कड़ी में आपने सुना लोकसभा सीट फतेहपुर के बारे में। आलेख और स्वर था नीतेश श्रीवास्तव का। आपको ये खास प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें भारत विकास डायरी @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।